मैं मनोज मोक्षेंद्र अपनी एक व्यंग रचना सुनाने जा रहा हूँ। मैंने इस व्यंग की रचना कारगिल युद्ध के दौरान की थी तथा यह महत्वपूर्ण समाचार पत्र जनसत्ता के रविवारीय अंक में प्रकाशित हुई थी। व्यंग का शीर्षक है शहादत का नुस्खा। मियाँ अजायब खान को इस बात का बेहद अफसोस था कि देश के नाम पर शहीद होने का सुख उन्हें मयस्सर नहीं हो सका। यूं तो कई भूतपूर्व सैनिकों की तर्ज पर उन्होंने भी आला अफसरों को अर्जियां दे रखी थी कि उन्हें भी मोर्चे पर जाने की इजाज़त दी जाए, पर कहीं से कोई लिफ्ट न मिली। वे बड़े मायूस हुए कि उनकी दरख्वास्त नामंजूर हो गई। चुनांचे शहीद होकर देशव्यापी श्रद्धांजलियां, मान सम्मान और शौर्य पुरस्कार बटोरने के मरणोपरांत सुख को येन केन प्रकारेण हासिल करने का उनका हौसला बुलंद है। तब उन्होंने दिली ख्वाहिश बताई थी, अम्मा मरना तो है ही, सो क्यों न कारगिल में जाकर मरी। मैंने कहा, मियाँ कारगिल भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका कोई काशी धाम तो है नहीं कि दुनिया भर के पापों का प्रायश्चित वहां मरने भर से हो जाएगा और नरक के बजाय स्वर्ग का पासपोर्ट मिल जाएगा। खान का दिल देशभक्ति की ज्वाला से एकदम धधक उठा। मियाँ वतन की आन पर कुर्बान होने वाले हर आदमी को जन्नत नसीब होता है। लोग जहां भी शहीद हों वह इलाका काशी और काबा से भी ज्यादा पाक होता है। मियाँ खान बालकनी से बाहर सुदूर मोहल्ले की छोर पर कुहरे में विलीन होते पेड़ों की झुरमुट को ऐसे निहारते हैं जैसे कि वहां देश की सरहद हो, जहां घनघोर लड़ाई छिड़ी हुई है। फिर वह गले में लटकते ऐनक को कान पर चढ़ाकर आसमान में जन्नत को तलाशने की कोशिश करते हैं। मैं समझ गया कि उन पर आजकल शहादत का जिन्न बुरी तरह सवार है। एक दिन बात बात में भाभी जान ने यूं फरमाया था, डॉक्टर साहिब, मेरे शौहर जो बात ठान लेते हैं वे उसे करके ही दम लेते हैं। जब मियाँ उन भावुक क्षणों में अचानक सोफे से उठकर बालकनी की तरफ बढ़ने लगे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कहीं मियाँ के लिए वह क्षण शेक्सपियर की किसी ट्रेजेडी का क्लाइमेक्स तो नहीं बनने जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस तिमंजली बालकनी से छलांग लगाकर उनके शहीद होने की अनोखी मिसाल का चश्मदीद गवाह बनना मेरी किस्मत में नहीं बदा था, क्योंकि जिन्हें बालकनी से नीचे की गहराई देखकर ही गश आने लगता था वह अजायब खान वापस सोफे पर आकर बैठ चुके थे। लिहाजा वे बेबाक लहजे में अपना दो टूक फैसला सुना ही देते। कुछ भी हो, मुझे शहादत का दर्जा हासिल करना ही है। मियाँ खान की उधेड़ से यह साफ जाहिर हो गया कि वह एक ऐसी मौत के तलबगार हैं जिसे शहादत का तगमा दिया जा सके। इसी गरज से वह मुझसे पूछ बैठे, कुछ उम्दा मौतों की मिसाल दो मियाँ। मैंने बताया, ऐसी नाना प्रकार की मौतें हैं जिन्हें मरकर शहादत जैसी प्रसिद्धि अर्जित की जा सकती है। मसलन किसी फिल्मी शूटिंग के दौरान हुई मौत, बूथ कैप्चरिंग करते समय पुलिस की गोली खाकर हुई मौत, डाकुओं से भिड़ंत में हुई मौत, धरना देते समय या ढिठाई से प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी चार से हुई मौत वगैरह वगैरह। पर इन बड़ी बड़ी मौतों को शहादत नहीं कहा जा सकता। मियाँ खान बेहद नाखुश नजर आए, क्योंकि ऐसी उम्दा मौतों से क्या लेना देना जिनसे शहादत का एक खिताब तक न मिल सके। उन्होंने मेरी लियाकत और लायकियत पर एक साथ बोफोर्स तोप दागते हुए कहा, बरखुरदार, तुम किस मर्ज के डॉक्टर हो कि यह भी नहीं बता सकते कि मोर्चे पर हुई मौत के अलावा कोई और मौत भी है जिसे शहादत का नाम दिया जा सके। वैसे मैंने तो उन्हें अच्छी किस्म की मौतों के उदाहरण दिए थे। मैं उन्हें कुत्ते की मौत मरने की नेक सलाह भी दे सकता था। मैं कह सकता था कि खान, मच्छर, मक्खी और खटमल की तरह बेमौत क्यों नहीं मर जाते जिनके विरुद्ध इंसान ने ताउम्र जिहाद छेड़ रखा है। या कसाई खाने में बकरे की मौत क्यों नहीं मर जाते। लिहाजा अगर तुम कीड़े मकोड़ों की मौत नहीं मरना चाहते तो क्यों नहीं भाभी जान के हाथों मर जाते, क्योंकि तुम ही तो कहते हो कि अम्मा, बीवी के चिमटे और बेलन से पिटने का मजा ही कुछ और है।
पर मैंने हालात की नज़ाकत के मद्देनज़र पूरा संयम बरता। मैंने कहा, दोस्त, तुम किसी कारगिल, बटालिक, द्रास या सियाचिन के बाशिंदे तो हो नहीं कि कुछ नहीं तो हिंदुस्तानी फौजों की मदद करते करते दुश्मन की गोली का निशाना बन जाते। ऐसे मददगार की मौत को भी शहादत कहा जाता है। खान अपनी बेचैनी और जिज्ञासा बरकरार रखते हैं। मियाँ, ये बताओ कि मोर्चे के अलावा मैं कहाँ और कैसे मरूं कि मेरी मौत पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी सरेआम गम का इजहार करें और सारा हिंदुस्तान कह उठे कि हमें अजायब खान की शहादत पर फख्र है। मियाँ खान पर शहीद होने का जुनून इस कदर सवार था कि उन्हें इसमें दुनिया के सारे सुख नजर आ रहे थे। ऐसे में मैंने अपना पैंतरा बदलना ही उचित समझा। मैंने कहा, खान, शहादत के फिजूल चक्कर में क्यों पड़े हो? यह तो जांबाज सिपाहियों को ही नसीब होता है। आखिर भाभी जान को बेवा और बच्चों को यतीम बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा? पर मेरा तीर सही निशाने पर नहीं बैठा। वह आपे से बाहर हो रहे थे और उनका पाजामा टांगों से बाहर। उनकी ख्वाहिश उनके भीतर घुट रही थी और मेरा दम अब उनके साथ घुट रहा था। ऐनक से उनकी आंखों के लाल डोरे और माथों पर शहादत मैसर न होने की बेचैनी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उनकी मौजूदा बेताबी की एक अहम वजह का पर्दाफाश तब हुआ जब उन्होंने अपने टीनीज को बेपर्दा किया। मियाँ, तुम मजाक करने से बाज आओ। अगर कारगिल संघर्ष ठंडा पड़ गया तो वाकई मैं शहादत का सुख कभी नहीं चख पाऊंगा। इसी दरमियान मुझे उनके सुख पर पूरी तरह पानी फेरने का मौका हाथ लगा। मैंने कहा, मियाँ, तुम्हारा जोश तो अभी ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि सामने देखो, तुम्हारी बीवी अपना सूर्ख शोरबेदार चेहरा लिए इधर ही तशरीफ ला रही हैं। भाभी जान ने आते ही घरेलू बजट का फेहरिस्त उनके आगे ऐसे गुस्सैल अंदाज में पेश किया जैसे कि वह कह रही हूँ कि करगिल जाने की क्या ज़रूरत है, शहीद होने का सारा सामान तो मेरे पास है, यह लो। खान ने चेहरा उठाकर अपनी बीवी को गौर से देखा। बीवी के तेवर कहर बरपाने को तैयार थे। उन्हें पसीना आ गया, जुबान तलवे में दुबक गई। रुमाल से माथे का पसीना समेटते हुए वह फेहरिस्त में खो गए। स्कूल में बच्चों के प्रवेश के लिए डोनेशन और फीस, बनिए का उधार खाता, मकान का बकाया, चालू किराया, बिजली का बिल, भतीजी का निकाह, जैसे मदों में पूरे 25,000 का आकस्मिक बजट पेश किया गया था। बेशक वह सोच रहे थे कि अभी इस मोर्चे पर निपट ले तो आगे शहीद होने के बारे में सोचेंगे। फिलवक्त मैं उनसे पिंड छोड़ाने के लिए मिले इस अच्छे मौके को खोना नहीं चाहता था। मैंने कहा, खान, मैं तुम्हें शहीद होने का नुस्खा फिर कभी बताऊंगा, अभी तो मुझे इजाज़त दो। खान फेहरिस्त के ऊपर पूरी तरह लुढ़के हुए थे। वह ऊ, आ और ओ से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सके। शायद मोर्चे पर गोली से मरणासन सिपाही के आखिरी लफ्ज़ भी ऐसे ही होते होंगे।